नेताओं द्वारा झूठे सपने दिखाए जाने की वजह से पैदा हुई। कश्मीर के नेता यहां से जाके कभी कहते थे आजादी मिल जाएगी, कभी कहते थे पाकिस्तान हमें अलग करा देगा हिंदुस्तान से, कभी कहते थे हमको ऑटोनॉमी मिल जाएगी, और वही पाकिस्तान। मैंने एक काम वहां जाके किया वैदिक जी, कि सच बोलो, सच अमूमन बोलना चाहिए, लेकिन आज के जमाने में थोड़ा सच बोलने के खतरे बड़े हैं। लेकिन मैंने उस खतरे को उठाया और मैंने ये कहा कि कश्मीर की समस्या को पैदा करने में दिल्ली का भी बहुत बड़ा रोल है। दिल्ली ने कश्मीर के लोगों के साथ बेईमानी की, लोकतंत्र के मामले में बेईमानी की। और जब मैं ये बोला तो हुर्रियत ने कहा कि गवर्नर ने 50% बात सच बोली। मैंने कहा मैं 100% सच बोलूंगा तो मैं हुर्रियत हो जाऊंगा। मैंने 50% सच बोला, 50% आप सच बोल दो। बिना पाकिस्तान के वो कोई बात करने को तैयार नहीं है। और पाकिस्तान को के जो मुशर्रफ साहब हैं, ये भी मुझे हुर्रियत के लोगों ने बताया, मुझे नेताओं के नाम नहीं लूंगा, जो दो बड़ी पार्टियों के नेता हैं उन्होंने भी बताया कि मुशर्रफ ने कहा कि बातचीत करके हल कर लो, हिंदुस्तान सुपर पावर है, उसको मैं नहीं तोड़ सकता हूं, उस प्रोसेस में मैं ही टूट जाऊंगा, मेरे बस का हिंदुस्तान को से कश्मीर को अलग करना नहीं है। और इनको कह दिया उन्होंने, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे, क्योंकि कश्मीर का संकट जो है वो बहुत बड़ी दुकानदारी है। आप हुर्रियत के लोगों का देखिए, बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, कितनी कितनी दौलत उनके पास है, यही नेताओं के हाल हैं। तो ये सच बोलने का ये नतीजा हुआ कि मुझे वहां की यंगर जनरेशन का बड़े पैमाने पे समर्थन मिला हुआ, लड़के काम कर रहे हैं। और कल ही ये बात बाहर बताने की नहीं थी, लेकिन मैं बता रहा हूं, कल ही मुझे ये पता चला कि गांवों में लोगों ने टेररिस्ट को घरों में रुकाने से मना कर दिया है और ये कहा कि ये रास्ता कहीं नहीं जाएगा। चूंकि मैंने उनको कहा कि अगर ये बंदूक रख के चले आए और मेरे घर आए, मैं खाना खिलवाऊंगा, या तो मुझे समझा दें या मैं इन्हें समझा दूंगा। जब एलटीटी जनरल साहब बैठे, एलटीटी जैसा कमिटेड संगठन दुनिया में कोई नहीं, इनसे 10 गुना ताकतवर था, वो डेसिमेट हो गया, कुछ नहीं पा सका। ये सिर्फ 300 लड़के हैं और इनमें से ज्यादातर अनट्रेंड हैं, चूंकि बॉर्डर क्रॉस होने का ज्यादा मौका नहीं है, तो इनकी ट्रेनिंग भी नहीं हो पाई है। इनकी शेल्फ लाइफ 3 महीने से लेके 1 साल तक है। ये सारे मारे जाने वाले। हमने इन सबों को कल, जब हमें पता चला कि इनको कोई घरों में खाना नहीं दे रहा है, ठहरा नहीं रहा है और ये जल्दी जल्दी मर रहे हैं, जो नए, एक जान के आपको और भी खुशी होगी रवीश भाई, आप पता कर लें, पिछले 4 महीने से एक वहां के नोएडा के, उसके जो नोएडा से लड़का गया था उसको छोड़ के एक भी नया टेररिस्ट भर्ती नहीं हुआ है। पत्थरबाजी लगभग खत्म हो गई और पूरी तरह से लोगों के जहन में ये आ गया है कि ये रास्ता गलत है, इस रास्ते से कुछ नहीं होगा। और मैंने कहा, उनको समझाने की कोशिश की है कि दिल्ली आपकी दुश्मन नहीं है, दिल्ली में आपकी एक दोस्त सरकार है, बैठो बात करो। तुम पे तो संविधान है, तुम्हारे पास अलग झंडा है जो मुझे अपनी गाड़ी पे लगा के चलना पड़ता है। तिरंगा इधर होता है, कश्मीर का झंडा इधर होता है। संविधान मैंने बता ही दिया, जो मेरे काम आ गया। उनके पास अपना संविधान है। अब उनको एक टीचिंग दी जा रही है जन्नत की। ना उनको ऑटोनॉमी मिलने की संभावना है, ना उनको देश मिलने की संभावना है, ना उनको जो सपने दिखाए थे, यहां से जाते थे और हरा रुमाल लहरा देते थे नेता, वो के पाकिस्तान के साथ जाने की संभावना है। अब उनका बहुत हार्ड लाइन किस्म की टीचिंग दी जा रही है कि मर जाओ तो तुमको शहादत हो जाएगी और जन्नत मिलेगी। इस पे भी मेरा कहना है कि ये आपका एक धार्मिक अकीदा है, मैं उसमें दखल नहीं दूंगा, ना बोलूंगा। मिलती होगी, अभी किसी ने वापस तो बताया नहीं कि वो मरा था तो मिल गई थी, लेकिन ठीक है, मिलती होगी। तुम मर के क्यों लेना चाहते हो? मैं तो तुम्हें जिंदा देना चाहता हूं, जहां जहांगीर ने घोड़े से उतर के ये कहा कि जन्नत अगर दुनिया में कहीं है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है। वो स्टेट तुम्हारे पास, आप उसको क्यों नहीं लेते हो? उसको लीजिए, अपनी सरकार चलाइए और भारतीय संविधान के तहत जो भी तुम्हें दिया जा सकता है वो सब हम देने के लिए तैयार हैं। आपकी जिंदगी
MBA पास किए हुए लड़के, काबिल लड़के, बढ़िया लड़के। तो उनको मैंने एक और रास्ता दिया, रविश भाई 6 बजे के बाद कश्मीर के बच्चे के पास करने को कुछ नहीं होता। सिनेमा टेररिस्टों ने बंद करा रखे हैं, कॉफी शॉप्स नहीं है, एक आध होंगी। अभी मैंने उनसे DP धर साहब के लड़के से कहा तो उन्होंने एक सिनेमा घर की नींव रखी है, वो PVR बनाएंगे। खेल का ये आलम है वैदिक जी, एक लड़का IPL में सेलेक्ट हो गया, 20,000 आदमी उसके घर मुबारकबाद देने के लिए पहुंचे। और आपको ये जान के और अच्छा, आप तो सिर्फ फैक्ट्स देख रहे हो, मैं आपको चांद दिखा रहा हूं। 4 दिन पहले मोहन बगान के साथ कश्मीर की जो टीम थी, श्रीनगर की टीम का मैच हुआ है श्रीनगर में, 26,000 लड़का उस मैच को देख रहा था। और वो सिर्फ अपनी टीम को चीयर नहीं कर रहा था, सामने वाली भी जब गोल पे पहुंचती थी तो उसको भी बकअप करता था कि गोल। 26,000 लड़का। पुलिस वाले हैरत में थे, उन्होंने कहा ये पत्थर वाले कहां गए, तो कहा कि वो तो सब फुटबॉल के स्टेडियम में चले गए। बच्चों का रुझान बदल रहा है, उनको आप स्टेडियम दीजिए, उनको आप कल्चरल एक्टिविटीज दीजिए, उनको आप बढ़िया स्कूल दीजिए। मैंने कहा सारे साउथ के जो जिले हैं उनमें CBC वाला जो कोर्स है उसके बढ़िया स्कूल देंगे, और लोग मान गए हैं वहां पैसा लगाने के लिए, स्कूल खोलने के लिए। सैनिक स्कूल, सेंट्रल स्कूल, ये सब स्कूल हम वहां खुलवा रहे हैं, खेल का सारा काम कर रहे हैं। इसके अलावे मैं और बात बताऊं जो यहां तक, चूंकि दिल्ली की दिक्कत यह है, दिल्ली या तो कश्मीर को डिमोनाइज करती है। एक आदमी कश्मीर में मर जाए, कश्मीर में कत्ल हो गया। मेरठ में 10 आदमी मरते हैं रोज। लखनऊ और पटना का तो हिसाब आपको बताने की जरूरत नहीं, उनकी मोर्चरी देख लीजिए। कश्मीर में तो कभी होता होगा इतना के इतने कत्ल हैं। मैं ZTV के जो अपने सुधीर चौधरी हैं उसके साथ 1 घंटा डल के किनारे बिना सिक्योरिटी के टहलाऊं और मैंने इंटरव्यू दिया है। इस वक्त कश्मीर में जो ये आते हैं अपने टूरिस्ट, उनके रिजर्वेशन में 20 सैकड़ा का इजाफा हो गया है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर मुझे काम करने की इजाजत मिली, चूंकि मैं समझ गया हूं नौजवानों के साथ संवाद करके, उनमें यकीन पैदा करके, उनको आगे करके मसला हल हो सकता है। ये ना किसी फारूकों, ना मुफ्तियों, ना अपनी हुर्रियतों, इनसे कभी हल नहीं होगा, क्योंकि इनके लिए संकट रहना इनका कारोबार है, इसलिए इसको कभी हल नहीं होने देंगे। हल इसको करेंगे बच्चे, और मैं उन्हीं के ऊपर यकीन कर रहा हूं। 582 बच्चे थे रवीश भाई जो वहां के जम्मू कश्मीर बैंक के टेस्ट में पास हो गए थे, लेकिन उनको लिया नहीं गया। 30 बच्चे मेरे घर आ गए रात को 3 बजे, सॉरी रात को नहीं, शाम को 7 बजे। मैंने अंदर बुलवा लिया, उन्होंने बताया कि साहब हम ये पास किए हुए हैं, हमको लेकिन रखा नहीं गया, और सब MLAs का कोटा करके उनके लोग उसमें भर दिए गए। तो मैंने चेयरमैन को बुलाया, चूंकि उसमें मुझे ये अधिकार था कि हमारा शेयर जो है सरकार का 59% है। तो मैंने कहा ये क्या है, इन बच्चों को रखो भाई। उसने कहा सर ये 30 नहीं है, ये 582 हैं। तो मैंने कहा अगर ये 582 भी हैं तो भी रखो। तो उसने कहा कि बोर्ड में आपका फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, अगर आप उसको तैयार कर दोगे तो मैं रख दूंगा। मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी को कहा, उसने कहा मैं खुद प्रस्ताव रखूंगा, और यूनानिमसली 582 बच्चे जिनका इम्तहान हुआ था उनको अपॉइंटमेंट का कार्ड मिल गया। और मुझे अपने मुंह से कहते हुए अच्छा नहीं लगता, एक लड़की रो रही थी, उसने कहा कि मेरी सगाई टूट गई। एक लड़का कह रहा था हम में से तो 10-15 उम्र क्रॉस कर जाएंगे। और जब मैं निकला हूं उस मीटिंग में से जहां एड्रेस किया था, तो 100-150 बच्चे थे, और उन्होंने कहा कि अल्लाह ने शायद हमारे लिए आपको भेजा था। आप अगर उनको ये यकीन दिला देंगे कि तुम्हारी वहां सबसे बुरा काम यह भी है कि आम आदमी की सुनवाई नहीं है, गरीब की सुनवाई नहीं है, जिसका कोई नहीं है उसकी कोई सुनवाई नहीं है। और ताकतवर को वहां सारी दुनिया मिली हुई है। ये ताकतवर लोग गैंगअप होके बिना पब्लिक की सपोर्ट के ताकत छीनना चाहते हैं और फैक्स को गाली देते हैं। और अगर आपको ऐसे आसानी से चाहिए ताकत, तो इतनी मेहनत तो करो कि एक दिन पहले आ जाओ। ईद के दिन तुम्हारा मुबारक दिन है, मेरा नहीं है।
तुम उस दिन तो खाने पीने और बधाई देने के अलावा कोई काम नहीं करते हो। उस दिन क्यों चुन रहे हो? आप एक दिन पहले आ जाते, आप दिन में आ जाते। 7 बजे से 9 बजे तक आप ये उम्मीद करें कि कोई गवर्नर अपना फैक्स खुद चला के बैठेगा, तो ये बेईमानी की बात है।